का कंडक्टिविटी जो है ये गुड कंडक्टर और इंसुलेटर के बीचों बीच होता है। अब ये गुड कंडक्टर मेटल्स जो कि है, मेटल्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनका ऐसा प्रॉपर्टी क्यों होता है, क्यों कुछ इलेक्ट्रॉन्स को या फिर कहें करंट को अपने थ्रू अलाउ करता है, कुछ बिल्कुल नहीं करता है और कुछ बीचों बीच का लेवल का करता है अलाउ। सो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या है। अब देखिए, इस बैंड थ्योरी को समझने की जो शुरुआत है, हम कुछ एक ऐसे सवाल से कर सकते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सवाल है, पर इनिशियली आपको लग सकता है कि ये बहुत ही इररिलेवेंट सवाल है। वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि दो सिंपलेस्ट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम, इनमें से एक डायटॉमिक होता है, जबकि हीलियम जो है ये मोनोएटॉमिक होता है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता है कि हाइड्रोजन ये डायटॉमिक क्यों होता है, हीलियम ये मोनोएटॉमिक क्यों होता है, तो फिर आप सिंपली कुछ अगर डॉक्यूमेंट भी पढ़ लें इंटरनेट से, तो भी आपको बैंड थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड यू डोंट नीड दिस वीडियो, आप इस वीडियो को यहां पर छोड़ सकते हैं। इसका असली जवाब क्वांटम मैकेनिक्स में मिलता है। बाय द वे, ये तो 12th का वीडियो है या फिर बीएससी का है। आपने थंबनेल में क्या देखा था? 12th का वीडियो है। सो डेफिनेटली मैं क्वांटम मैकेनिक्स इतना ही छूंगा सिर्फ और सिर्फ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप अपना बाल ना नोच ले। सो बहुत ही कम चीज है, जस्ट जितना बिल्कुल कंपलसरी है उतना ही मैं बताऊंगा। वैसे भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप उस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता है इस स्टैंडर्ड 11th 12th में कि आप क्वांटम मैकेनिक्स को उस लेवल तक समझें। उसके लिए आपके पास समय है। बीएससी में जब जाएंगे तो इन्हीं सारे चीज़ों को जब क्वांटम मैकेनिक्स से समझने का कोशिश करेंगे, तब डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें और भी समझना होगा और भी जानना होगा। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं कि हाइड्रोजन एक एटम, चलिए एक हाइड्रोजन एटम्स को अभी हम क्या करेंगे? आइसोलेटेड रखेंगे। सो हाइड्रोजन एटम और इसका जो ऑर्बिटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी जो है, जिसे कि हम कहेंगे ये 1s ऑर्बिटल है, और इसका जो एनर्जी लेवल है ये डेफिनेटली ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक हाइड्रोजन है। और एक हाइड्रोजन एटम अगर हम ड्रॉ करते हैं, इससे काफी दूर, इससे बहुत दूर है। सो दो हाइड्रोजन एटम्स, इन दो हाइड्रोजन एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पर 1 अपेंड कर सकते हैं, और इस हाइड्रोजन एटम का भी जो इलेक्ट्रॉन है ये 1s ऑर्बिटल में रहेगा। सो एक ऑर्बिटल में हमें पता है, एक अलाउड ऑर्बिटल में 2 क्वांटम स्टेट्स होते हैं। तो यहां पर 2 क्वांटम स्टेट्स हैं और यहां पर 2 क्वांटम स्टेट्स हैं। तो यहां का एक ही इलेक्ट्रॉन चूंकि है तो ये एक क्वांटम स्टेट को फुलफिल कर रहा है। यहां पर स्पिन अप भी हो सकता है, स्पिन डाउन भी हो सकता है, स्पिन पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ कुछ भी हो सकता है। सो इसे इतना लिटरली ना ले कि दोनों का जो स्पिन है वो सेम होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। इट इज आर्बिट्ररी, इट इज रैंडम। अब क्या है, देखिए, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, माफ कीजिएगा, दो एटम्स, इन्हें जब क्लोज लाया जाएगा, बहुत क्लोज, तब क्या होगा? इन दोनों को बहुत क्लोज लाया गया, बहुत क्लोज। सो अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये इन्फ्लुएंस्ड होगा अब दूसरे एटम के प्रोटॉन से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से। सिमिलरली इस दूसरे एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ये इन्फ्लुएंस्ड होगा इससे और ये इन्फ्लुएंस्ड होगा इस इलेक्ट्रॉन से भी। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो इसका क्वांटम स्टेट है, इस इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है उसे चलिए नाम दे देते हैं psi1। सो psi1 इज अ फंक्शन ऑफ r। देखिए 12th लेवल में आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, फिर भी जितना आपको पता है उससे जो आप समझ रहे हैं उतना ही समझे, बाकी प्रेशर अपने आप को ना दे।
सो ये आर जो है, ये जो भी इसका वेव फंक्शन है इस इलेक्ट्रॉन का, ये फंक्शन होगा आर का, ये आर मेजर किया जाएगा इसके सेंटर से, यहां से मेजर किया जाएगा। सिमिलरली इसके वेव फंक्शन को नाम दे देते हैं psi2। इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर पोजिशन वेक्टर, और इसे मेजर किया जाएगा यहां से, या दूसरे एटम के न्यूक्लियस से। अब जब दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगा ये, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगा ये, तो डेफिनेटली अब ये इसका, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव फंक्शन होगा, अब ये सिर्फ इस पे और सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि अब तक ये जो इलेक्ट्रॉन था इसे इन्फ्लुएंस कर रहा था ये प्रोटॉन जो है। सो इसीलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो पोजीशन वेक्टर था, ये यहां से मेजर्ड हो रहा था, यहां का भी पोजीशन वेक्टर जो है यहां से मेजर्ड हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इन्फ्लुएंस में और कोई आ गया। सो अब इन दोनों के कारण, दोनों के इन्फ्लुएंस पड़ेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उसका वेव फंक्शन बदल जाएगा। चूंकि वेव फंक्शन में लीनियर प्रॉपर्टी होता है, तो छोड़िए इन सब बातों को। सो ये जो वेव फंक्शन होता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है इसका और इसका। अब भी शायद थोड़ा आपके लिए ज्यादा हो जा रहा है 12th लेवल पे। सो ये psi1 के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें। चलिए कांस्टेंट को दूसरे कलर से लिखते हैं, ये मुद्दा नहीं है, इसका जो आउटकम निकलेगा यही आउटकम आपके लिए फायदेमंद होगा। और ये जो psi2 है, इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, सो ये बन जाएगा इसका वेव फंक्शन। अब इस अलग अलग इस वेव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए इस कांस्टेंट्स का अलग अलग वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कौन सा एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। अब यहां पर इसका जो सोल्यूशन निकल के आता है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहां पर जो एनर्जी लेवल था, इसे अगर हम E0 कहें, सो दैट E0 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली ये भी सेम एनर्जी लेवल पे था E0, लेकिन अब इस वेव फंक्शन से जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो इसका जो एनर्जी निकल के आता है, ये एनर्जी, इसका दो सोल्यूशन होता है। एक तो होता है E0 प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और दूसरा होता है E0 माइनस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या बना कि जैसे ही दो हाइड्रोजन एटम एक साथ आएंगे यहां पर, तो आते साथ अब जो अलाउड एनर्जी लेवल होगा, यहां पर देखिए इस इलेक्ट्रॉन का जो अलाउड एनर्जी लेवल था ये इतना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा एनर्जी लेवल जो है, जो कि 2s होगा, ये काफी ऊपर होगा और बीच में एक ह्यूज गैप होगा। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, ये दोनों बहुत क्लोज होंगे। ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, दो एनर्जी लेवल्स बहुत क्लोज होंगे। इसका मतलब ये निकल के आएगा कि जो इंडिविजुअल ये एनर्जी लेवल्स थे, ये एनर्जी लेवल्स अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब उन दोनों के जगह जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल था, यहां पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल था 1s और 1s, यही एटॉमिक ऑर्बिटल अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो दोनों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, दोनों न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। इसीलिए अब जो है उनका इंडिविजुअल जो ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस था, वो एग्जिस्टेंस चला जाएगा, और फिर हमें यहां पर मिलेगा एक ऐसा ऑर्बिटल, इसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। सो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उससे पहले ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो था ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन देखिए जब इसका सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन निकाला जाता है एनर्जी के लिए, तो यहां पर हमें दो सॉल्यूशंस मिलते हैं। मतलब एक एनर्जी लेवल ज्यादा है और दूसरा एनर्जी लेवल E0 से कम है। तो एक एनर्जी लेवल तो ये है, एक दूसरा भी एनर्जी लेवल यहां पर मिलता है। एक दूसरा एनर्जी लेवल उसके बहुत क्लोज, बट एक पॉसिबल एनर्जी लेवल यहां पर रहता है, 1s। 1s, 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 1s,
इलेक्ट्रॉन रहे ना रहे वो अलग बात है, एनर्जी लेवल, पॉसिबल एनर्जी लेवल, अलाउड एनर्जी लेवल, वो तो एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पर क्या 2s एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्या 2p यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एनर्जी लेवल, अलाउड एनर्जी लेवल यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा था कि अगर इस पे आप काफी एनर्जी दे, एनफ एनर्जी, तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके चला जाएगा, फिर यहाँ अगर एनफ एनर्जी मिले तो यहाँ जंप करके चला जाएगा। सो एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट, यहाँ भी एनर्जी लेवल प्रेजेंट है। सो दो एनर्जी लेवल्स, इस लेवल को हमने कहा था ई नॉट माइनस डेल्टा, और इसका एनर्जी लेवल इतना है। तो जब इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर एक एनर्जी लेवल हमें मिलेगा, एक एनर्जी लेवल यहां पर मिलेगा, दोनों बहुत क्लोज होंगे। सो दो 1s ऑर्बिटल, दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, एक तो यहां पर इलेक्ट्रॉन था यहां पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जो इंडिविजुअली था, जैसे ही ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा तो इसके पास ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन्स के पास, या तो इसमें रहने का या फिर इसमें रहने का। नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहेंगे? क्या हायर एनर्जी लेवल पे रहता है या फिर लोअर एनर्जी लेवल पे रहेगा? सबसे कम एनर्जी लेवल जो वेकेंट है वहां पर इलेक्ट्रॉन जाके अपना जगह बनाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन, क्या दूसरा भी आ सकता है यहां पर? डेफिनेटली, लेकिन इसका स्पिन ऐसा नहीं हो सकता है, स्पिन इसका ऐसा होगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दो लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गया। आप ध्यान से देखिए, जो एनर्जी है, ये एनर्जी इसमें इतना कम है, कम एनर्जी ये एक्वायर किया हुआ है, कम एनर्जी लेवल में है। तो जब इतना लेस एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन के पास हो तो डेफिनेटली ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, स्ट्रांगली बॉन्डेड। क्यों? क्योंकि अगर इंडिविजुअल होता तो इसका एनर्जी लेवल इतना होता, लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा तो दोनों का एनर्जी इतना अमाउंट में घटेगा, सो एनर्जी लेस होगा, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। इसीलिए हाइड्रोजन डायटॉमिक फॉर्म में रहता है। तो फिर हीलियम मोनोएटॉमिक फॉर्म में क्यों रहता है? तो हीलियम में अगर देखें तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों 1s ऑर्बिटल में है डेफिनेटली। सो यहां पर 2s2, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वैसे इस 2 को भी नहीं लिखते हैं, और दोनों 1s ऑर्बिटल में है। यहां भी दूसरा जो हीलियम एटम है, सो यहां मैं इसे काट देता हूं, ये हीलियम की बात कर रहा हूं। सो यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी ऑर्बिटल में रहेगा, लेकिन जैसे ही दोनों बहुत क्लोज आएंगे, हीलियम के दो एटम्स, वो अगर इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने का कोशिश करे, मॉलिक्यूल बनाने का कोशिश करे, तो होगा क्या? देखिए, यहां से आप देखें, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस ऑर्बिटल में चला जाएगा, 2 पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स, और दोनों यहां पर चला गया। बाकी दो तो यहां पर नहीं आ सकता है। यहां पर क्या आ सकता है? किसी भी एटम में या मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेम क्वांटम स्टेट नहीं मिल सकता है। सो इसीलिए यहां पर ये नहीं रह सकते हैं। यहां पर मैं फिर से बता दूं, यहां पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम ये कह सकते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, कि बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर नहीं रह सकते हैं। कहां पर रहेंगे फिर इसके पास जो एनर्जी स्टेट अवेलेबल है वो ये है, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रहेंगे। क्या इस सिचुएशन में कुछ गेन होगा? इसका स्टेबिलिटी में कुछ गेन होगा क्या? इसमें और इसमें टोटल जो इसका एनर्जी है, क्या इस स्टेट में जाने से उसे स्टेबिलिटी मिल सकता है? देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसका एनर्जी घटा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम अमाउंट में बढ़ा। इसका मतलब कि कोई भी एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर देखें तो ये लेस एनर्जी नहीं हो रहा है।
सो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड तो क्या, ये बॉन्डेड ही नहीं होगा, नॉट बॉन्डेड। इसीलिए हीलियम जो है ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, ये बॉन्ड बनाता ही नहीं है। और यहां पर ये जो एनर्जी लेवल स्प्लिट कर रहा है, इसका जो स्प्लिटिंग है, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर दो एटम्स बहुत क्लोज आ जाए, जैसे कि मान ले एक मेटालिक क्रिस्टल है, सोडियम का एक स्लैब हमने ले लिया, वहां पर सोडियम क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है, वहां जो सोडियम एटम्स हैं वो इतने करीब आ जाते हैं कि उसका जो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, पहले एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दूसरे का, तीसरे का आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऐसे सब का आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है और एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाता है, भले ही वो मॉलिक्यूल न बनाए। अब यहां से आगे अगले वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि बाकी केसेस में, जैसे कि सोडियम के केस में ही, हमें कैसे बैंड मिलता है। जैसे यहां पर एक लाइन था, यहां पर एक लाइन था, दोनों एक साथ मिल गए, मर्ज हो गए, तो दो लाइंस बन गए, दो एनर्जी लेवल मिला।